हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी भाग्य विधाता। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत एक साधारण सी महिला से होती है जो कि पेशे से एक नर्स थी। एक ऐसी नर्स जिसे शायद दुनिया कभी सुपर हीरो ना कहे, लेकिन आज जिस हिम्मत का उन्होंने परिचय दिया है वह किसी भी सुपर हीरो से कम नहीं था। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन जो करने वाले हैं मूवी भाग्य विधाता, वो मूवी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत में दिखाया जाता है कि 24 दिसंबर 2008 की सुबह का समय था। शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था और यहीं पर हमें गीता नाम की एक महिला को दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह सीधे एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल काफी तनावपूर्ण दिखाई दे रहा था, जैसे वहां मौजूद हर इंसान किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा हो। गीता अंदर जाकर एक पुलिस अधिकारी से मिलती है। अधिकारी उसे देखते ही बैठने का इशारा करता है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रहती है, फिर अधिकारी धीरे धीरे उस घटना का जिक्र करने लगता है जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अधिकारी गीता से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वह आगे बढ़कर उन लोगों की पहचान करे जिन्हें कानून के कटघरे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह अपराधी सजा से बच सकता है। यह सुनने के बाद गीता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह जानती थी कि पुलिस जो कह रही है वह सही है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि इस रास्ते पर चलना बिल्कुल आसान नहीं है। कुछ देर के बाद कहानी पुलिस स्टेशन से निकलकर गीता के घर पहुंचती है। घर में उसका पति और उसके परिवार के बाकी सदस्य मौजूद थे। सभी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रहा था। वे बार बार गीता को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे उसे इस मामले से दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहाँ सच बोलने वाले को हमेशा सुरक्षा नहीं मिलती। कभी-कभी सच बोलने वाले को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। गीता का पति उसे समझाने की कोशिश कराता है। उसने जो करना था वह कर चुकी है। अब वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचे। घर का माहौल धीरे-धीरे गंभीर हो रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद गीता के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ वही पुलिस अधिकारी था। वह एक बार फिर गीता से अनुरोध करता है वह अगले दिन पुलिस स्टेशन आकर अपनी गवाही दे, लेकिन इस बार गीता साफ शब्दों में मना कर देती है। वह कहती है कि उसका परिवार इस फैसले के खिलाफ है और वह आगे इस मामले में शामिल नहीं होना चाहती है। पुलिस अधिकारी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गीता का फैसला नहीं बदलता। वह फोन कट कर देती है और यहीं से कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है, उस समय की तरह जब यह सब कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, जब हमारे सामने एक बड़ा और व्यस्त कामनामा सरकारी अस्पताल दिखाया जाता है। यह वह अस्पताल था जहाँ की अक्सर भीड़ लगी रहती है, लेकिन यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है कि लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अस्पताल के अंदर मरीजों की आवाजाही लगी हुई थी। डॉक्टर अपने काम में व्यस्त थे। नर्स एक वार्ड में दूसरे वार्ड तक दौड़ी नजर आ रही थी। इन्हीं नर्सों में से एक गीता भी थी। गीता अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं मानती थी, उसके लिए मरीजों की सेवा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वह हर मरीज का ख्याल ऐसे रखती थी जैसे वह अपने परिवार का हिस्सा हो। किसी मरीज को कौन सी दवा देनी है, कब उसे जांच के लिए ले जाना है, उसकी हालात ज्यादा गंभीर है, इन सभी बातों का उसे पूरा ध्यान रहता था। अस्पताल में काम करने वाले लगभग सभी लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे। हॉस्पिटल के वार्ड में कितने मरीज हैं, उन्हें क्या बीमारी है, इन सब के बारे में यहाँ गीता को बहुत अच्छे से मालूम था। अब एक दिन अस्पताल की कुछ नर्सें सुपरिटेंडेंट माया केबिन में पहुंचती है। वहां माहौल पहले से काफी गर्म था। माया बेहद सख्त स्वभाव की महिला थी। उसके लिए नियम सबसे ऊपर और जो भी नियम को तोड़ता वह उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। दरअसल एक नर्स एक प्रेग्नेंट महिला की इमरजेंसी हालत देखकर बिना कुछ औपचारिकता पूरे किए उसकी सोनोग्राफी करा दी थी। नर्स को लगा था कि मरीज की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन माया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में उस नर्स को डांटने लगती है। नर्स बार बार समझाने की कोशिश करती है, मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन माया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कमरे का माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। दूसरी नर्स भी अपनी साथी का समर्थन करने लगी थी। उसका मानना था कि कभी-कभी इंसान की जान नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन माया का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसका कहना था कि अगर अस्पताल नियमों के अनुसार नहीं चलेगा तो पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। कुछ देर बाद वहां एक और समस्या खड़ी हो जाती है।
मंत्री के घर से यहाँ माया के पास फोन आता है। यहाँ बताया जाता है कि मंत्री जी की बुजुर्ग दादी की देखभाल के लिए उसे कुछ नर्सों की जरूरत है। माया तुरंत ही 2 नर्सों को वहां जाने का आदेश देती है, लेकिन इस बार नर्स साफ मना कर देती है। उनका कहना था कि अस्पताल में मरीजों की सेवा करने के लिए वह नियुक्त हुई है, किसी के निजी घर में काम करने के लिए नहीं। यह सुनकर माया का चेहरा और ज्यादा सख्त हो जाता है। वह गुस्से में उस साथी को अपने केबिन से बाहर भेज देती है। उधर गीता यह सब देख रही थी। वह किसी बहस में नहीं पड़ती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने मरीजों पर था। वह एक-एक वार्ड में जाकर मरीजों की स्थिति जांचती है, किस मरीज को कौन सी दवा देनी है, किसका रिपोर्ट कब आने वाला है, किसे डॉक्टर से दिखाना है। गीता को लगभग हर चीजें याद रहती थी। यही वजह थी कि अस्पताल के कई डॉक्टर्स उस पर भरोसा करते थे। लेकिन यह सिर्फ एक गीता ही नहीं थी जो अपना काम ईमानदारी से करती थी। यहाँ और भी नर्स थी, टोटल 16 नर्स थे और सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करते थे। उन्हीं अपने मरीजों से बहुत प्यार था। यह किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करते थे। जब उन दिनों हम देखते हैं कि एक आदमी जो है वो यहाँ गीता नर्स पर बहुत चिल्ला रहा होता है क्योंकि गीता जो है वो डॉक्टर से बिना पूछे ही उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को दवा देने लगती है। उसकी पत्नी को एंजाइटी हो रही थी। यहाँ डॉक्टर के बिना पूछे ही गीता उसे दवाई देती है, लेकिन यहाँ पर वो आदमी जो है वो गीता को बुरी तरह से चिल्लाया जा रहा था। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम एक साधारण सी नर्स हो। तुम्हें बिना डॉक्टर के पूछे कोई भी काम नहीं करनी चाहिए। गीता को यहाँ उस आदमी का बात बुरा नहीं लगा। वह तुरंत यहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर को बुलाकर ले आती है। जब वो नया डॉक्टर यहाँ पर आया ना, तो उसने डॉक्टर को भी इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास कॉल लगाता है। वह तुरंत ही डॉक्टर भारद्वाज के पास कॉल लगाता है और उनसे पूछता है कि इस औरत को कौन सी एंजाइटी हो रही है, इसमें कौन सी दवा देनी चाहिए। गीता ने यहाँ पर इन सारी रिपोर्ट्स के बारे में डॉक्टर भारद्वाज को बताया था और यहाँ युवा डॉक्टर यह सारी बातें डॉक्टर से बोल देता है। डॉक्टर यहाँ सिर्फ एक ही बात कहता है, अगर वहाँ नर्स गीता मौजूद है तो आपको मेरे पास कॉल लगाने की क्या जरूरत है। उन्होंने ऐसी कंडीशन जो है वो मुझसे ज्यादा बार देखी है, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। गीता जो दवा देने के लिए कह रही है, डॉक्टर भारद्वाज ने भी वही दवा बताई थी, लेकिन यह सारी चीजें उस आदमी को पसंद नहीं आई थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को दवा खाने से मना कर देता है, उसकी दवा फेंक देता है। कुछ देर बाद गीता उसके पास उसके पति का फोन आता है। उसका पति उसे याद दिलाता है कि आज घर में एक खास कार्यक्रम रखा है, उसे समय से घर पहुंचना है। गीता मुस्कुराते हुए कहती है उसने पहले ही छुट्टी ले रखी है, वह समय पर घर पहुंच जाएगी। फोन रखते वहां फिर अपने कामों में लग जाती है। दोपहर धीरे धीरे शाम में बदलने लगती है। अस्पताल की कैंटीन में कुछ देर के लिए सभी नर्सें बैठकर खाना खा रही थी। इस दौरान गीता की सीनियर्स नर्स दीना डांगे यहाँ पर आती है। दीना डांगे इस हॉस्पिटल में पिछले 30 सालों से काम कर रही है। अब डांगे यहाँ पर आकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वह गीता से मदद मांगती है। दरअसल कुछ नर्सें छुट्टी पर थी। अस्पताल में स्टाफ भी काफी कमी हो गई थी। डांगे चाहती थी कि गीता आज थोड़ी देर और रुक जाए। शुरुआत में गीता मना करती है, लेकिन उसने घर जाने का वादा किया था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मरीजों की परेशानी और बढ़ सकती है, तो वह अपना फैसला बदल देती है। यही गीता की सबसे बड़ी खूबी थी। वह हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। शाम ढलते ढलते अस्पताल का माहौल बदलने लगता है। अब कुछ डॉक्टर अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुके थे। जब अस्पताल की जिम्मेदारी ज्यादातर नर्सों और कुछ कर्मचारियों के कंधे पर थी। गीता पूरे अस्पताल का चक्कर लगाती है, हालात को समझने की कोशिश करती है। उसे महसूस होता है कि अगर वह भी चली गई तो मरीजों को काफी दिक्कत हो सकती है। काफी सोचने के बाद वह घर जाने का प्लान रद्द कर देती है। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। घर में कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन दूसरी तरफ अस्पताल में कोई लोगों की कमी महसूस कर रहे थे। आखिरकार गीता अपना कर्तव्य को चुनती है और वह तय करती है कि आज रात वह अस्पताल में ही रहेगी। गीता के साथ उसकी साथी नर्स सेतु भी यहीं रहने वाली थी। वह भी बहुत ईमानदारी से काम करती थी। गीता ने मरीजों की जरूरत को अपने परिवार की खुशी से ऊपर रखा और उस रात अस्पताल में ड्यूटी करती रही। उसके लिए एक बात कोई कतई नई नहीं थी। वह हमेशा अपने कामों को सबसे पहले रखती थी। रात भर वह एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक घूमती रहती थी। मरीजों का हालचाल पूछती रहती, यह सुनिश्चित करती रहती कि किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। धीरे धीरे रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़कियों के अंदर आने लगी। अब गीता ने राहत की सांस ली और अपना ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ निकल गई। जब वह घर पहुंची तो वहां का माहौल कुछ अलग था। उसकी माँ का जन्मदिन था। परिवार के सभी लोग पिछले रात उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन गीता नहीं आ पाई थी।
जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचती है, उसकी माँ उसे देखकर नाराज हो जाती है। वह कहती है कि परिवार भी जिंदगी का हिस्सा होता है। हर बार अस्पताल और मरीजों को ही प्राथमिकता देना जरूरी नहीं होता। कम से कम एक दिन तो वह परिवार के साथ बिता ही सकती थी। गीता चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। वह जानती थी कि उसकी माँ गलत नहीं कह रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी अगर वह अस्पताल छोड़कर आ जाती तो कई मरीज मुश्किल में पड़ सकते थे। यहाँ सारी नर्सों की एक बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है। लोगों के हिसाब से नर्स को जॉब जो है वह बहुत ही आसान है। लोग सिर्फ हमेशा एक ही ताना मारते हैं, नर्स है तो क्या है, आखिर इतना काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि नर्सों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। जब आप बीमार होंगे, आप अस्पताल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार नर्स क्या होती है। इन सारी नर्सों के घर पर यही हाल था। कोई भी इनसे ठीक से ढंग से बात नहीं करता, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ कोई बड़ी जॉब नहीं होती, कोई यह इतना बड़ा काम नहीं कर रही होती। उन्हें टाइम से हॉस्पिटल जाना पड़े, नर्स होना किसी भी घर वाले के लिए गर्व की बात नहीं थी। यही बात सारी औरतों को बुरी लग रही थी। यह सारी बातें तो घर पर होती ही है, लेकिन जब वो अस्पताल आ जाती है तो उनका एक अलग कैरेक्टर होता है। यहाँ पर वो अपना ईमानदारी से काम करती है और बहुत ज्यादा खुश रहती है। इसी वजह से उन्हें ज्यादातर टाइम जो है वो हॉस्पिटल में बिताना ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब सारी नर्सें हॉस्पिटल आ चुकी थी, सभी लोग अपने काम कर रहे थे, तभी अचानक से यहाँ पर कुछ पटाखों की आवाज आती है। कुछ लोगों को यह गोलियों की आवाज भी लगी थी। तभी मालूम चलता है कि अचानक से मुंबई में कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है और हर तरफ गोलीबारी हो रही है। उन्हें यह भी पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पर हमला हुआ है और वहां के सभी लोग जो है वो इसी तरफ भागते हुए आ दिख रहे हैं। यह सारी न्यूज जब गीता के पति देखता है तो वह तुरंत ही अपनी पत्नी के पास कॉल लगाने की कोशिश करता है। लेकिन फिलहाल गीता यहाँ बहुत बिजी थी, क्योंकि उसे यह जानना था कि यह अफवाहें हैं या फिर सच्चाई। लेकिन आखिरकार गीता अपने पति का कॉल उठा लेती है और यहाँ गीता का पति उसे बताता है कि मुंबई में हर जगह जो है वो गोलीबारी हो रही है। कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी मार दिया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को भी नहीं छोड़ा। वहां के सारे लोग जो है वो तुम्हारे अस्पताल की तरफ ही भाग रहे हैं, इसलिए अच्छा यह होगा कि तुम घर भाग कर आ जाओ। लेकिन गीता उन लोगों से नहीं, जो अपने मरीजों को इस हालात में छोड़कर घर वापस आ जाए, वह यहाँ पर डटकर खड़ी होती है। उसे अब यह सारी बातें मालूम चल चुकी थी, इसलिए अब यहाँ गीता जो है डायरेक्ट माया के पास जाती है। माया भी बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे भी इन अटैक के बारे में मालूम चल गया था। गीता कहती है कि सभी लोग लॉबी में इकट्ठा हो रहे हैं, उन सभी लोगों को बताना होगा कि सब कुछ ठीक है, इसलिए हम लोगों में से किसी न किसी को तो एक वहां जाना ही पड़ेगा। उन लोगों को बताना होगा कि सब कुछ ठीक है। पूरा अस्पताल धीरे धीरे इस खबर से परिचित होने लगता है। कर्मचारियों के बीच बेचैनी बढ़ने लगती है। कई मरीजों के परिवार जो हैं वो घबराने लगते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करने लगते हैं, कुछ लोग अस्पताल छोड़कर घर जाना चाहते हैं। लेकिन बाहर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। इस दौरान खबर मिलती है कि हमले वाली जगह के आसपास मौजूद कई लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं और अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सुनते ही गीता समझ जाती है कि आने वाले कुछ घंटे बेहद कठिन होने वाले हैं। अब अस्पताल की गलियारों में अब साफ डर दिखाई दे रहा था। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार वालों को फोन करके उनका हाल जानने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर बाहर क्या हो रहा है और क्या वह खतरा अब उनके बीच भी बढ़ रहा है। गीता अस्पताल के बीचों बीच खड़ी थी, उसके साथ बहुत सारी नर्सें भी खड़ी हुई थी। उनके सामने सैकड़ों लोगों की जिम्मेदारी थी। उन्हें नहीं पता था कि कुछ घंटों में क्या होने वाला है, लेकिन उनके दिल में एक बात बिल्कुल साफ थी, अगर हालात बिगड़े तो वह आखिरी सांस तक अपने मरीजों और वहां के मौजूद लोगों की रक्षा करने की कोशिश करेगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ देर के बाद यहाँ अस्पताल भी उसके खतरनाक रात का हिस्सा बनने वाला है। अब पूरा शहर डर और अफरा तफरी की रात में जल रहा था। हर तरफ सायरनों की आवाज गूंज रही थी। न्यूज चैनल लगातार हमले की खबर दिखा रहा था। लोग अपने घरों में बंद होकर दुआ कर रहे थे यह खौफनाक रात जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन अस्पताल के अंदर मौजूद लोगों के लिए यह रात अभी भी और ज्यादा डरावनी होने वाली थी। गीता समझ चुकी थी कि हालात सामान्य नहीं है। अगर खतरा अस्पताल तक पहुंच गया तो यहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। बच्चे, उनके परिवार को भी खतरा था, इसलिए वह बाकी नर्सों और कर्मचारियों को इकट्ठा करती है और सभी के साथ मिलकर एक योजना बनाती है कि उनका फैसला साफ था। जितने भी मरीज, उनके रिश्तेदार और अस्पताल के कर्मचारी हैं, उन्हें अलग अलग जगहों पर छिपाया जाएगा, ताकि अगर कोई हमलावर अस्पताल में घुस भी आए तो उसे अंदर किसी के होने का पता न चल सके। इसके बाद पूरा स्टाफ तेजी से काम में लग जाता है। कई मरीजों वार्ड से निकलकर सुरक्षित कमरों में पहुंचाया जा रहा था। कोई बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था, कोई खिड़कियों और दरवाजों को बंद करने में लगा हुआ था, कुछ लोग अस्पताल की सारी लाइट बंद करने में जुटे हुए थे। धीरे धीरे अस्पताल बाहर से बिल्कुल सुनसान दिखाई देने लगा था और तभी अचानक से कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देने लगती है।
अब यहाँ 2 आतंकी जो है वो अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने अस्पताल के मुख्य गेट से की थी। हथियारबंद हमलावरों दिखाई देने के बाद यहाँ सुरक्षा गार्ड तुरंत ही सतर्क हो जाते हैं। अंदर मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है। हर कोई खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्पताल सांस रोक कर खड़ा है। गार्ड यहाँ दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और अस्पताल का बहादुर गार्ड वहीं ढेर हो जाता है। अब यह सब देखकर अंदर मौजूद लोग कांप उठते हैं। अब अस्पताल के अंदर हर कोई पूरी तरीके से खामोश रहने की कोशिश कर रहा था। एक छोटी सी आवाज भी उनकी मौजूदगी का राज खोल सकती थी, इसलिए गीता चाहकर भी फोन नहीं उठा पाती। अस्पताल के कई हिस्सों में लोग छिपे हुए थे। कोई बाथरूम में था, कोई स्टोर रूम में था, कोई ऑपरेशन थिएटर में था। कुछ लोग लिफ्ट के अंदर भी छिपे हुए थे। सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वे इस रात को जिंदा देख पाएंगे। इसी बीच गीता एक गर्भवती महिला को देखती है जिसकी हालात अचानक बिगड़ने लगती है। उस महिला का नाम विद्या होता है। वह तेज दर्द स्टार्ट हो चुका था, खून भी बह रहा था। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान का खतरा हो सकता था। लेकिन अस्पताल की गलियारों में मौत घूम रही थी। ऐसे में किसी मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं था। फिर भी गीता हार नहीं मानती है। कुछ नर्सों की मदद से उस महिला को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का फैसला करती है। कदम कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर डर था, लेकिन गीता जानती थी कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो एक मासूम जिंदगी दुनिया में आने से पहले खत्म हो जाएगी। और इस तरह उस खतरनाक रात के बीच एक तरफ मौत अस्पताल के अंदर रास्ता ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ गीता और उसके साथी ही नर्स जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब यह लड़ाई सिर्फ आतंक और डर की नहीं रही थी, यह लड़ाई इंसानियत और हैवानियत के बीच बदल चुकी थी। अब अस्पताल के अंदर हर पल किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। बाहर से आती गोलियों की आवाज, अंदर फैली खामोशी, दोनों मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि हर किसी की धड़कनें तेज हो चुकी थी। कोई भगवान को याद कर रहा था, कोई अपने परिवार के बारे में सोच रहा था और कोई बस यह उम्मीद में बैठा था कि किसी तरह यह रात गुजर जाए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उधर गीता और उसके साथी नर्स उस गर्भवती महिला को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। महिला का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। उसकी हालात देखकर साफ लग रहा था कि बच्चे का जन्म किसी भी वक्त हो सकता है। गीता जानती थी अगर इलाज में थोड़ी भी देरी हुई तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए वो अपने डर को किनारे रखकर आगे बढ़ती है। इस दौरान अस्पताल के दूसरे हिस्से में छुपे हुए कुछ लोगों से अचानक हल्की सी आवाज हो जाती है। यही आवाज हमलावरों के कान तक पहुंच जाती है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अस्पताल खाली नहीं है। वह धीरे धीरे हर फ्लोर की तलाशी लेने लगते हैं। उनके हाथ में हथियार थे और चेहरे पर किसी तरह की दया नहीं थी। जो भी सामने आता उसकी जान खतरे में पड़ जाती। अस्पताल के अंदर छिपे हुए लोग अब पहले से ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। कई लोग अपने बच्चों का मुंह दबाकर उसे रोने से रोकने की प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था शायद अगला नंबर उनका हो। अब यह दोनों आतंकी पूरे के पूरे अस्पताल में गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें थोड़ा भी महसूस होता है कि वहां पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें जो भी मिलता है वह उन्हें जान से मार दे रहे होते हैं। इसी बीच यहाँ पर गीता के पास उसके पति का कॉल आता है। गीता उन्हें फोन उठाकर साफ समझा देती है यहाँ पर वो लोग आ गए हैं और फोन न करे। यहाँ वो दोनों आतंकी जो है वो धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लग रहे थे। क्योंकि उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था इसलिए वह लोग ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जा रहे थे। और यहाँ गीता जो है वह प्रेग्नेंट महिला विद्या को ऑपरेशन थिएटर तक ले जा रही थी। यहाँ लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए गीता यहाँ विद्या को सीढ़ियों से ही ऊपर लेकर जाती है, जो उनके लिए बहुत ही खतरनाक भरा काम हो सकता था क्योंकि वह दोनों आतंकी जो है वह उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। लेकिन जैसे तैसे गीता जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल करती है। अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अब उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उन आतंकियों के पास ग्रेनेड भी थे। इस वजह से वहां पर ग्रेनेड का यूज करते हैं और पुलिस वालों को जख्मी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर गीता ने अपना काम तो कंप्लीट कर दिया था। उसने विद्या को ऑपरेशन थिएटर पहुंचाने में सफल हो गई थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद एक नई समस्या आ जाती है। डिलीवरी के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है उनमें से कुछ जरूरी सामान वहां मौजूद नहीं था। स्थिति बेहद गंभीर थी। वहां मौत घूम रही थी, अंदर जिंदगियों को बचाने की जंग चल रही थी। लेकिन अस्पताल का स्टाफ हार मानने वाले में से नहीं था। जो सामान उपलब्ध था उसी से काम शुरू कर दिया जाता है। एक नर्स को एक ब्लेड मिलता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले सुरक्षित बनाना जरूरी था। इसलिए मोमबत्ती जलाकर उसे गर्म किया जाता है ताकि वह इस्तेमाल में लायक हो सके। ऐसी स्थिति में जहां हर सेकेंड मौत का खतरा मौजूद था, वहां भी यह लोग एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। एक तरफ इंसानियत को खत्म करने वाले लोग थे, दूसरी तरफ इंसानियत को बचाने वाले लोग। कुछ देर बाद आखिरकार वह पल आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। महिला सुरक्षित रूप से एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज कमरे में गूंजती है, वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों
नम हो जाती है। इतनी तबाही और डर के बीच एक नई जिंदगी का जन्म उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आया था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि बच्चे की रोने की हल्की आवाज अस्पताल के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती है। हमलावरों को अब पूरा यकीन हो जाता है कि अस्पताल के अंदर लोग छिपे हुए हैं, और वह भी ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। तभी गीता एक बड़ा फैसला लेती है। उसे समझ आ गया था कि अगर हमलावर ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गए तो वहां से नीचे आने के बाद वह बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। लेकिन वह अस्पताल में मौजूद लकड़ी और फर्नीचर के भारी सामान को खिसकाकर सीढ़ियों के रास्ते में लगाने में कोशिश करती है। धीरे धीरे पूरा रास्ता बंद हो जाता है। उसका मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर हमलावरों को नीचे नहीं आने देना है। यह काम बेहद जोखिम भरा था, लेकिन गीता को अपनी जान की नहीं, वहां मौजूद लोगों की चिंता थी। उधर पुलिस भी लगातार दबाव बना रही थी। हमलावरों के पास अब ज्यादा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वे छत की तरफ भागते हैं और वहां से पाइप और दूसरी संरचनाओं की मदद से नीचे उतरते हैं और अस्पताल से दूर भाग निकलते हैं। कुछ घंटों से चल रही यह खौफनाक दौर अब यहीं पर खत्म होने लगा था। धीरे धीरे पुलिस पूरे अस्पताल को सुरक्षित घोषित कर देती है। अब लोग अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकलने लगते हैं। कोई रो रहा था, कोई अपने परिवार वालों को गले लगाकर कल रात के खौफनाक मंजर के बारे में बता रहा था, कोई भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। हर कोई इस बात से खुश था कि वह जिंदा बच गया। सुबह की पहली रोशनी के साथ अस्पताल में एक नई शुरुआत होती है। रात का अंधेरा खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात की यादें किसी के दिल से कभी मिटने वाली नहीं थी। कुछ समय बाद सभी नर्सें और कर्मचारी अपने अपने घर पहुंचते हैं। उनके परिवार वाले उन्हें देखकर भावुक हो जाते हैं। गीता भी घर पहुंचती है। उसका परिवार उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ समय बाद पुलिस उन लोगों को पहचानने के लिए गवाहों को बुलाने लगती है, जिन्होंने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अधिकतर लोग उस प्रक्रिया से दूर रहना चाहते थे। उन्हें डर था कि अदालत और कानूनी मामलों में फंसना पड़ेगा। लेकिन गीता जानती थी कि अगर सच बोलने वाले लोग ही पीछे हट गए तो अपराधियों को सजा कैसे मिलेगी। इसलिए वह हिम्मत दिखाती है। वह पुलिस स्टेशन जाती है, वहां पर अपना बयान देती है और उन लोगों की पहचान करती है जिन्होंने उस रात मासूम लोगों की जिंदगियों को खतरों में डाला था। कई लोगों को मार दिया था। आखिरकार कानून अपना काम करता है, दोषियों को सजा मिलती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों ने उस रात सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई थी, उन्हें उतनी पहचान नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। मीडिया में कुछ और नाम छा गया, कुछ लोग को हीरो बना दिया गया। लेकिन गीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए असली जीत यही थी कि उस रात सैकड़ों लोगों की जिंदगी बच गए थे। शायद यही एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। यही दिन डांगे को अवार्ड दिया जा रहा था, लेकिन वह उस रात इस अस्पताल में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन गीता का यह मानना यह है कि वह पिछले 30 सालों से यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए वह भी अवार्ड जरूर डिजर्व करती है। यहाँ पर गीता कहती है कि वह तालियों के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम करती है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अपने डर से अपनी बड़ी जिम्मेदारियों को माना, जिन्होंने मौत के साए में भी अपनी उम्मीदों के लोगों को बुझने नहीं दिया, जिसने साबित कर दिया कि असली हीरो हमेशा बंदूक लेकर नहीं आते, कभी कभी वे सफेद साड़ी पहन के भी लोगों की जिंदगी बचाते हैं। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताएं और बने रहें हमारे चैनल में। मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।